Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umar Iftikhar and we welcome you to the second episode of Between the Lines. This is a series of podcasts being produced by the Media Studies Department at the Institute of Business Management. Our objective is to share our love of literature with all of you so that you can become readers and writers. आज के मेहमान वासियु अली ख़ान अब्बासी। इनकी कहानी बहुत मज़ेदार है क्योंकि बचपन में इनको उर्दू से लगाव था, लेकिन ज़माने की तब्दीली की वजह से इनको इंग्लिश लैंग्वेज पे अबूर हासिल करने के लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन मुश्किलात का बहुत बखूबी सामना किया और इसी सफ़र के बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वासियु। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे गेस्ट बने बिटवीन द लाइन्स पे। तो अभी आपसे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात हो रही थी कि बचपन में तो आप उर्दू पढ़ते थे और काफ़ी किताबें थी आपके पास, लेकिन ओ लेवल्स में आपको मतलब ज़माने की जो रविश है और उसका जो मोमेंटम है उसके साथ रहने के लिए आपको इंग्लिश किताबें पढ़ने का भी फ़ैसला किया, जो कि उस वक्त आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। उसके बारे में बताइएगा। इसके लिए थोड़ा सा जो कॉन्टेक्स्ट है वो ज़रा देखना पड़ेगा। जहाँ पे मैं रहता था और जिस तरह की तालीम रही थी, तो किताबें पढ़ने का शौक़ वालिदा ने पहले डाल दिया था ताकि एक लगाव रहे तालीम के साथ। और उसमें जो मैगज़ीन एक बचपन में आते थे तालीम और तरबियत, उसका एक बड़ा किरदार रहा है। उसमें पढ़ के बहुत मज़ा आता था। हम लोग 90s के बच्चे हैं, 80s में पैदा हुए थे, 90s में स्कूलिंग चल रही थी। तो हमारे बचपन का एक बड़ा फ़ीचर था कि एक रुपए की जो है उम्र वैयार की कहानियाँ मिलती थी, तो उनसे एक बड़ा जो है लगाव लिटरेचर के साथ बन गया। तो पढ़ते थे और बहुत शौक़ से उनको जो ना जमा भी करते थे। फिर उसके बाद बड़ी किताबें आना शुरू हुए और वो ज़माना था जब उर्दू की अंडरग्राउंड लेवल पे इनोवेशन काफ़ी चल रही थी। मैंने एक दो दफ़ा लोगों से जिक्र किया था तो ज़रा हैरान भी हुए थे कि मैंने सुपरमैन की कहानियाँ और निंजा टर्टल्स की कहानियाँ, वो भी कराची में, वो मैंने पढ़ी हैं। और लोग कहते थे कि भाई ये तो कैरेक्टर्स यहाँ के हैं ही नहीं। मैंने कहा यहाँ के लिखे गए हैं, उर्दू जो राइटर्स उन्होंने किया है, कहानी पब्लिश भी हुई हैं, तो वो मैंने पढ़ी थी और उनसे मेरा इंटरेस्ट भी क्रिएट वजह ना बना तालीम का। और इन कैरेक्टर्स को भी इस तरह मैं पहचानता हूँ कि निंजा टर्टल्स मेरे लिए वो नहीं है जो कि टीवी में आप कार्टून्स पे देखते हैं। मेरे लिए वो हैं जो कराची की सड़कों में और लियारी की सड़कों पे वो दुश्मनों से लड़ते फिरते थे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत थी और ये कहानी चलती रही जब तक क्लास 8 में था। 9th में आने के बाद जब हमारे टीचर्स ने एक एवेल्यूशन की, क्विज़ वगैरह लिए, तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। और मुझे कहा गया कि भाई, वालिदैन को बुला के बोला गया, आपके बच्चे की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, अगर ये इसी तरह रहे तो इनको फिर ओ लेवल सिस्टम निकाल दिया जाएगा, फिर ये मैट्रिक सिस्टम में आप इनको भेजें। फ़र्क ये था कि ओ लेवल्स, क्योंकि जिस स्कूल में था बीकन हाउस में, तो उसकी गुलशन ब्रांच पे ओ लेवल्स इंट्रोड्यूस हो गया था। और मैट्रिक सिस्टम जाने का मतलब है कि फिर मैं जो हूँ, जो उनकी दूसरी एक ब्रांच थी जो तकरीबन पौन घंटे के सफ़र पे थी, मुझे फिर वहाँ जाना पड़ता। तो मैंने कहा यार यहाँ पे करीब में यही है, और एक फ़ैसला किया था ओ लेवल्स करेंगे। तो अब उस फैसले से पीछे हटना और फिर अपना सफ़र बदलना, ये मुश्किल चीज़ थी। तो फिर फ़ैसला किया कि चलें, अब जहाँ पे इतनी उर्दू पे मेहनत की और इतना लगन रहा, अब इंग्लिश में कर लेते हैं। मेरे पास किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद था उर्दू का, इंग्लिश की किताब कोई भी नहीं थी सिवाय चंद स्कूल की किताबों की, जिसमें स्विस फैमिली रॉबिन्सन और इस तरह की किताबें मौजूद थी। तो वो ख़ास में समझ आती नहीं थी, लेकिन कुछ करके हमने पास कर लिया। अब दोस्तों से मशवरा लिया जो इंग्लिश में अच्छे थे कि यार क्या, कौन सी किताब पढूँ, कौन सा नावल पढूँ। तो हैरी पॉटर का नाम लिया गया कि यार ये पढ़ के देखो। ना मुझे पता है हैरी पॉटर क्या है, ना क्या सीरीज़ है, क्या वास्ता है, कुछ पता नहीं। और ये बात भी कर रहा हूँ 2001-2002 की, इनफैक्ट 2001 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त 4 किताबें आ चुकी थी। मैंने वालिद से बोला कि मुझे किताबें मंगवा दें। गवर्नमेंट ऑफिसर थे, सदर में ऑफिस था, तो उन्होंने अपना बंदे को उर्दू बता भेज दिया कि ज़रा किताबें ले आओ। तो 4 किताबें आ गई। मैं तो हैरी पॉटर मंगवाई थी कि 4 किताबें क्यों हैं, और मुझे भी नहीं पता कि पहली कौन सी है, दूसरी क्या है, सीरीज़ का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बस रैंडमली किताब उठाई और वो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स थी, सेकंड वाली, और वो पढ़ना शुरू की। अब हमारा वास्ता रहा है शेक्सपियर के जो नॉवेल्स पढ़े थे, अब उसमें नाम ही उस तरह के थे, कोई सेबेस्टियन है तो कोई मालवोलियो है, तो लेकिन यहाँ पे कुछ और निकल रहा है। यहाँ पे हैग्रिड का नाम आ रहा है, यहाँ पे हैरी का नाम आ रहा है, और डम्बलडोर नाम आ रहा है। मैं कहा ये किस तरह के नाम है, मतलब एक भी
पहचानने में नाम नहीं आ रहा, और अल्फाज मुख्तलिफ बहुत। तो समझने के लिए कि यार इसका मतलब क्या है, अब आप एक ना, एक मुस्कुराहट एक लफ्ज़ है। अब अगर आप हैरी पॉटर की किताब उसमें आगे पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ पे एक मुस्कुराहट वर्ड होना चाहिए था, स्माइल, उसके बहुत सारी वेरिएशन इस्तेमाल हुई हैं। तो अब ग्रिनिंग लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, स्माइलिंग यूज़ हुआ है, और इसी तरह से एक लाफ्टर है वर्ड। अब लाफ्टर सिर्फ यूज़ नहीं हुआ उसके और चौटल भी यूज़ हुआ है, और दूसरे वेरिएशन यूज़ हुई हैं जो कि इनका मुझे पता बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैं एक बुक ली जिसमें मैंने कैटेगरीज बनाई। पहला वर्ड स्माइल, और मैं पढ़ना शुरू किया। जहाँ पे वर्ड फंसता डिक्शनरी खोली, देखा अगर उससे मिलता जुलता वर्ड है स्माइल से तो स्माइल के नीचे लिख दिया, ठीक है ग्रिन, इसका मतलब भी स्माइल ही है। उसी तरह से एक पूरा पेज में तैयार हो गया सिमिलर वर्ड्स का। और वो बुक मैंने लेके हैरी पॉटर के साथ पढ़ता रहा। पहली किताब को तकरीबन 4 दिन लग गए पढ़ने में, सिर्फ इसलिए कि डिक्शनरी के साथ देख रहा था। उसके बाद सफ़र बाकी किताबों से कुछ इसी तरह का चलता रहा। फ़र्क इतना था कि जहाँ पहली किताब में 4 दिन लिए, चौथी किताब में फिर उसने भी 4 दिन ही लिए। हालांकि चौथी किताब उससे बहुत बड़ी थी बाकी किताबों के मामले में। तो 3 किताबों में कैचअप मैंने कर लिया, और चौथी किताब में एक फ़्लो भी बन गया था। लेकिन ये आसान सफ़र नहीं था, क्योंकि इसने मेरे जो पूरा समर था क्लास 9 के बाद, वो सिर्फ इंग्लिश को इम्प्रूव करने में लग गया। और जहाँ हैरी पॉटर ने एक धक्का दिया, फिर बाकी किताबों ने उसको मज़ीद सहारा दिया। तो बेसिकली आपने उस वक्त अपनी एक थिज़ॉरस बना ली थी आपने किताब पढ़ के। मेरे ख़्याल से ये एक ऐसा अमल है कि जो आज के रीडर्स को और इनफैक्ट यूथ है उसको करना चाहिए कि यू शुड बी प्रोएक्टिव, और दूसरा ये कि यू शुड बी विलिंग टू लर्न। तो वो जो लिखने पढ़ने की और समझने की जो जद्दोजहद है वो आज शायद मिसिंग है। तो अपने सफ़र के बारे में बताएं। फिर आप ने आमिर हुसैन साहब से भी रब्ता किया, और फिर उनके तवस्सुत से आपका एक आर्टिकल जो है वो क्रिटिकल मुस्लिम में पब्लिश हुआ। तो वो सफ़र के बारे में बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा इसका बताना पड़ेगा कि आमिर हुसैन 2015 में पाकिस्तान आए थे। उससे पहले ये था कि क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश तो इम्प्रूव कर चुका था, ए लेवल्स भी या फिर यूनिवर्सिटी के ज़माने गुजरे, तो उसमें बहुत नावल्स पढ़े। व्हील ऑफ टाइम की पूरी सीरीज़ पढ़ ली थी, और पता नहीं कौन कौन सीरीज़ थी, 10-15 किताबों की, ये मैं ख़त्म करके बैठा हुआ था। और बहुत सारी इनमें किताबें पास में उस वक्त अवेलेबल थी भी नहीं, तो ऑनलाइन PDF कहीं से ढूंढ के फिर कंप्यूटर पर बैठ के पढ़ता था। और वो ज़माना था जब लाइट भी जाती थी तो आप पढ़ नहीं सकते, लैपटॉप का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो पढ़ के मेरी इस लेवल से इंग्लिश बन चुकी थी कि ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग मेरे लिए कोई मसला ही नहीं रहा। आर्टिकल्स लिखना, ब्लॉग्स लिखना, कंटेंट लिखना, इसमें एक फ़्लो बन चुका था मेरा। तो जो 4-5 साल यूनिवर्सिटी के थे उसमें इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। उसके बाद जब मैंने कहा यहाँ पे इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी कहानियाँ पढ़ ली, तो अब कुछ लिख के भी देखते हैं। तो कहानी बीच में मैंने मतलब राइटिंग में जो एक्सपीरियंस रहा था, तो ब्रिटिश काउंसिल का कंपटीशन था, ब्रिट आइडल कंपटीशन, ठीक है। तो उसमें आपको अपने फेवरेट ऑथर्स के बारे में बताना था, या अपने फेवरेट ब्रिटिश पर्सनैलिटी के बारे में बताना था। तो मैंने इसमें जिक्र भी हैरी पॉटर का ही किया था, JK रोलिंग के बारे में, और उसमें टॉप 5 जो विनर्स थे उनमें मेरा नाम आया था। फिर कॉमनवेल्थ ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसमें पाकिस्तान विनर्स में नाम आया। तो एक हिम्मत बन गई थी 2004-2005 में इन विक्ट्रीज़ के बाद। फिर कहानी जब लिखना शुरू की तो मुझे समझ नहीं आता कि कहानी फॉर्म कैसे की जाए, क्योंकि जिस तरह की कहानियाँ पढ़ी हैं वो इस तरह की हैं कि जो उस पर आपको पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग करनी पड़ती है, और वर्ल्ड बिल्डिंग मैंने की नहीं थी कभी। तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आसपास के वाक़यात के हिसाब से लिखना शुरू किया, छोटी छोटी कहानियाँ। कुछ जो मैं समझ आ रही थी कि ये ब्लॉग पे डाल सकता हूँ तो वो ब्लॉग पे डाल दिया, कुछ फिर वैसे पढ़ी की पढ़ी रह गई। 2015 में आमिर हुसैन पाकिस्तान आए थे, और इनका लिबर्टी बुक्स में एक सेशन हुआ था। तो उनकी एक किताब जो थी अनदर गुलमोहर ट्री, वो उस वक्त मुझे मिली, उनसे मैंने साइन भी करवाई, और वो मैंने पढ़ना शुरू की। जब वो पढ़ना शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि कितने कम अल्फाज में आप कितना कुछ बता सकते हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। वरना जो फैंटेसी नॉवेल्स मैंने इंग्लिश के पढ़े हैं उनमें अगर आप व्हील ऑफ टाइम को देख लें तो रॉबर्ट जॉर्डन जो थे, एक सीन बनाने में कि एक बंदा कमरे में आया, कुछ बोला और चला गया, ये पूरा सीन बयान करने में वो 2 से ढाई सफ़े लगाते थे। वो एक एक
कपड़े पे एक एक कारीगरी से लेके एक एक अल्फाज हाँ। और हवा में क्या टेम्परेचर है, क्या किस तरह की हवा चल रही है, वो सब चीज़ें बयान करते थे। उसके बाद ये वाक़या आता था। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट उलट कि एक ही जुमले में, जो कि 15 लफ्ज़ों का जुमला होगा, लेकिन आपने वो सब बातें बता दी जो शायद मुझे बताने में शायद 3 पैराग्राफ लग जाते ऐसे ही हैं। है। वो मेरे लिए एक नया एहसास था। तो मैंने उस वक्त एक कहानी लिख रहा था और मैंने पे उस कहानी को रिविज़िट किया और उसके मैंने फ़िक्स करना शुरू किया सेंटेंसेस को उनकी कहानी को देखते हुए। और फिर उस जो इवेंट था लिबर्टी बुक्स का, उस पर मैंने एक ब्लॉग लिखा था। ब्लॉग मैंने पब्लिश किया अपने ब्लॉग के उस पे वर्डप्रेस पे। किसी ने आमिर हुसैन के साथ उसको शेयर कर दिया कि ये भी एक ब्लॉग आपके जो इस इवेंट है ना, उस पर किसी ने लिखा है। तो मुझे फिर फेसबुक पे आमिर हुसैन का मैसेज आया कि ये ब्लॉग आपने लिखा हुआ है। मैं कहा जी ये मैंने लिखा था। मैं कहा कि आपने कभी कोई कहानी लिखी है? मैंने कहा जी मैं लिखी हुई है। मैं मुझे दिखाओ। तो मैंने एक जो कहानी ब्लॉग के ऊपर लिखी हुई थी, 2 वुल्व्स एंड अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, तो वो मैंने उनसे शेयर की। मेरा ख्याल करीबन 15 मिनट 20 मिनट 2000 वर्ड्स की कहानी थी वो। तो रिव्यू आ गया आमिर हुसैन का कि आपकी कहानी जो है इसका इस तरह का फ़्लो है, इस पर्सपेक्टिव से है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये आपकी अच्छी कहानी नहीं है, इससे बेहतर आपने लिखी हुई होगी, मुझे वो दिखाओ। अब मैं उससे परेशान हो ये 15 मिनट में कैसे उन्होंने एनालाइज़ कर लिया। तो जो कहानी अभी मैं लिख रहा था, फिर मैंने वो उनको भेजी कि आपकी गुलमोहर ट्री पढ़ने के बाद कुछ आइडियाज़ मुझे आए। तो जब मैं पहली कहानी लिख रहा था, मैंने उसको जो ना इम्प्रूव किया आप किताब पढ़ने के बाद। वो उन्होंने पढ़ना शुरू की। वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मुश्किल से 4 सफ़े 5 सफ़े, तो मुझे 1000 वर्ड के आसपास की थी। वो पढ़ी तो उन्होंने बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हारे जो ना लगता है कोई फैमिली बैकग्राउंड से तुमने कुछ चीज़ें उठाई हैं, तो तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं क्या, मैं ताल्लुक़ लाड़काना से और एग्रीकल्चरल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो इसमें वो सारी झलक आ रही है, लेकिन सही से नहीं आ रही। तुम जो है कहानी को कहीं फोर्स करना चाह रहे हो, फोर्स नहीं करो, इसको उस तरफ जाने दो जहाँ ये जाना चाहती है। अब मैं, वो एक पर्सपेक्टिव होता है, आप एक रास्ता बना रहे होते हो ताकि कहानी सब चल सके, लेकिन ये कह रहे हैं कि कहानी चलने दो, जहाँ जाएगी रास्ता खुद ही बनेगा। नहीं, चलो ये करके देखते हैं। तो अब जहाँ पे किरदार जाना चाह रहा है, मैं उसको वहीं जाने दे रहा हूँ। तो जहाँ पे उसने पहले खेतों में जाना था अपने वालिद के साथ देखने के लिए, अब वो खेतों में नहीं गया, बल्कि खेतों में जो एक रास्ता गुजर रहा है उस पर जाते हुए अपने पुराने स्कूल पहुँच गया, जो एक पगडंडी बनी होती है। बिल्कुल, अपने पुराने स्कूल पहुँच गया और वहीं से सीधा तो मुड़ा और एक बरगद का दरख्त था दरिया किनारे, वो वहाँ जाके बैठ गया। अब ना मेरी प्लानिंग में स्कूल का जिक्र था कहीं पे भी, ना मेरी प्लानिंग में कोई बरगद का दरख्त था, ना मेरी प्लानिंग में था कि वो उसके नीचे आके बैठेगा, ना मुझे पता था कि उसके दादा का दरख्त लगाया हुआ था। लेकिन किरदार खुद ही ये चीज़ बनाते हुए वहाँ पहुँच गया और मैंने वहीं पे इस कहानी को जाने दिया। वहीं पे फिर दरिया किनारे भैंसें पानी में उतरी, वो वहाँ नहा रही थी। ये सीन भी नहीं बना हुआ था, लेकिन किरदार वहाँ चला गया, वहाँ पे भैंसें नहा भी रही हैं, वो इसी तरह सीन बना और इसी तरह स्टोरी डेवलप होती गई। और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जो बेसिकली रिवर राइडर्स के नाम से मैं एक कहानी बनाना चाह रहा था, फैंटेसी स्टोरी थी, लेकिन वो नहीं बनी, बल्कि ये जो है उस बरगद के दरख्त पर रहने वाली एक चुड़ैल की कहानी बन गई। अरे वाह। और उसी दरिया में जहाँ भैंसें नहा रही थी, दरिया में परियाँ थी, वो कहानी उसकी भी आ गई। तो ये बिल्कुल अपनी शक्ल से खुद ही जना अख्तियार कर ली। उसमें सिर्फ फ़र्क इतना था कि आमिर हुसैन ने मुझे ये गाइड किया कि इसको खुद जाने दो। और जब ये कहानी तैयार हुई, उनसे शेयर की, उन्होंने कहा ये लग रहा है कि यह कोई कहानी है। और फिर कुछ पॉइंटर्स उन्होंने दिए, उस पॉइंटर्स पे उनको कहानी को इम्प्रूव किया। कुछ इसकी एंडिंग जो मैंने पहले बनाई थी उसको मज़ीद एक्सपेंड किया। इवेंचुअली फिर एक जगह सबमिट की क्रिटिकल मुस्लिम पे, वहाँ पे एक्सेप्ट हो गई और ब्रिटिश मैगज़ीन है, वहाँ पब्लिश हो गई वो कहानी। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि कोलैबोरेशन से ही लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट्स जो आपने बात की है वहाँ से निकलते हैं। एक तो ये कि जो कि मैं भी जब भी अपने पब्लिक स्पीकिंग सेशन होते हैं मैं बताता हूँ पार्टिसिपेंट्स को कि लिखते रहो चाहे तुम्हारा सामने कोई रीडर ना हो, क्योंकि अगर आपने अपना एक ब्लॉग बनाया, लोग कहते हैं हमने ब्लॉग बना तो लिया लेकिन उसमें व्यूअरशिप नहीं है, रीडरशिप नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप शेयर करते हैं, आप अपने दिल की बात तो लोगों से शेयर कर रहे हैं, एक से दूसरे तीसरे वहाँ पर शेयर होंगी। दूसरा ये कि जो आपने बात कही, जिस तरह से आपकी कहानी ने अपना एक नैरेटिव फ़्लो
ख़ुद बना लिया था। मेरा भी ये मानना है कि फिक्शनल कैरेक्टर्स जो है ना वो ख़ुद आपको बताते हैं कि अब मुझसे क्या करवाओ, तो वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो आपको इंट्यूशन बेस्ड जो आपको नैरेटिव आता है ना, मेरे ख्याल से उससे अच्छा फिर आप कंपल्जन पे भी नहीं लिख सकते। तो क्रिटिकल मुस्लिम की आपने बात की, और आपने 2015 के नैनो राइमो में भी शिरकत की थी। मैं जो हमारे पॉडकास्ट देखने वाले हैं उनको बता दूं कि नैनो राइमो एक US बेस्ड क्रिएटिव राइटिंग प्रोजेक्ट है जिसको नेशनल नॉवल राइटिंग मंथ कहा जाता है, उसका मुखफ़्फ़िज़ नैनो राइमो है। और इसका मकसद ये होता है कि इन द मंथ ऑफ नवंबर, फ्रॉम द 1st till the 30th of November you have to write a story, और उसका टारगेट होता है 50,000 वर्ड्स, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल बेंचमार्क है कि वंस यू रीच द 50,000 वर्ड मार्क तो आप कह सकते हो कि चलो इसमें मैं 25,000 वर्ड ऐड करके या 40,000 वर्ड ऐड करके इसको एक फुल फ्लेज नावल बना सकता हूँ। और लकीली एंड फॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो अ विनर ऑफ NaNoWriMo फ्रॉम पाकिस्तान, और मैंने 4 बार इसको कंप्लीट किया है। तो वासियो ये बताइएगा कि NaNoWriMo पार्टिसिपेशन का ख्याल कैसे आया, और जो कहानी आपने लिखी थी उसके बारे में कुछ बताएं। ये एक एक्टिव कम्युनिटी है देसी राइडर्स लॉन्च के नाम से। जी जी, और इसका मैं एक पार्टिसिपेंट रहा हूँ 2014 से ख़ास तौर पे। उनसे बड़ी अच्छी एक कोलैबोरेशन थी किताबों के पढ़ने वगैरह से। और 2015 में उन्होंने फिर ऑर्गेनाइज़ किया था यहाँ पे लोकल चैप्टर एक। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई तुम लिख सकते हो, आमर हसैन से उनको फीडबैक मिला था इस बारे में। तो मैंने कहा ठीक है हम पार्टिसिपेट करते हैं, और लिखना शुरू किया। सिर्फ ये समझ नहीं आता कि लिखूँ क्या। तो अब मैं बेसिकली मैंने 19 साल अपनी ज़िंदगी के फेडरल एरिया में गुजारे हैं, 1990 से लेकर 2009 तक। उसके बाद मैं डिफेंस शिफ्ट हुआ था। तो वो जो हालात थे यूनिवर्सिटी के बाद के, 2009 के बाद के, तो उससे पहले के भी उसके बाद के भी, तो साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट मेरे ऊपर मौजूद था। तो एक जो मेरी और जो मेरे साथ के उस टाइम के बहुत सारे और लोग थे, उन सबकी एक शिकायत थी कि पाकिस्तान और कराची सोसाइटी की इंग्लिश के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और मेजॉरिटी अगर आप उस वक्त देखें जो लिटरेचर फेस्टिवल्स होते थे, पाकिस्तान की कोई कहानी आ रही है तो टेररिज्म के मुतालिक आ रही है, पाकिस्तान की कोई कहानी आ रही है तो एटमी जो है असासे ख़तरनाक हाथ में जा सकते हैं, तालिबान के हाथ में जा सकते हैं, ये कहानियाँ आ रही हैं। अगर कोई भूली भटकी कोई कराची रिलेटेड कोई कहानी भी आए तो वो आएगी मिसाल के तौर पे मर्डर्स के मुतालिक, बम धमाके के मुतालिक, ऐसी है। या फिर कोई डिप्रेसिंग स्टोरी होगी जिसमें भत्ता शामिल होगा, और चीज़ें शामिल होगी, कोई अपलिफ्टिंग स्टोरीज़ मौजूद नहीं थी। तो मैंने कहा अब हम भी साइकोलॉजिकली उसी एक माहौल में घिरे हुए थे। तो मैंने कहा कि अब कहीं बनाए भी, और कुछ ऑथर्स ने बनाई भी, अच्छी स्टोरीज़ थी, जैसे अदर वंडर्स, ये की वो उसमें बड़ा अच्छा एक खाका मौजूद था। लेकिन वही ना एक ख़ास बबल है, वो इसकी कहानी है। ये वो बबल है जहाँ पे आपके एलीट्स घूमते हैं या आपके प्रिविलेज लोग घूमते हैं। यहाँ पे उस बंदे की कहानी नहीं है जो कि बस में सफ़र करता है, ना उसकी कहानी है जो कि पैसे जमा करके अपनी स्कूल की फ़ीस, अपने कॉलेज की फ़ीस खुद भरता है। असल लोगों की कहानी उसके अंदर नहीं है, या अगर है भी तो फिर वो अंडरग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैंने फिर अपने पर्सपेक्टिव से शुरू किया कि मैंने अगर एज अ स्टूडेंट जो भी मैंने कुछ साल गुजारे हैं, अगर कराची की कोई कहानी हो और भी फैंटेसी सेटअप के अंदर हो तो कैसी होगी। तो उस पर मैंने फिर लिखना शुरू किया था, और हंटर के नाम से फिर मैंने अपना एक नावल जो है वो उसमें तख्लीक किया। तो अपने ही किरदार को थोड़ा सामने एक ब्लूप्रिंट यूज़ करते हुए, एक स्टूडेंट है उसका किरदार किया तैयार, और उसने अपनी जो तालीमी एक है जर्नी, उसमें उस वक्त के जो कराची के हालात थे उसमें कुछ चीज़ें देखी। और मेन किरदारों में ये ख़ुद भी है, एक पुलिस ऑफिसर है, और एक ऐसा जानवर है जो शहर में इस वक्त दंदनाता फिर रहा है लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। ठीक है। और कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें फिर जो कराची की ही फोर्सेस जो डिफरेंट एरियाज़ को डोमिनेट करती हैं, तो उनके आपस में मिसट्रस्ट हमेशा से रहा है। लियारी में अलग गैंग्स हैं, जो सेंट्रल कराची है उसके अलग गैंग्स हैं, आपके फेडरल गवर्नमेंट ख़ुद एक गैंग है, और पुलिस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट वो एक अलग कैटेगरी है। तो इन सब के दरमियान एक मिसट्रस्ट रहा है। तो जियो पोलिटिकल स्ट्रक्चर एक वहाँ मौजूद है, एक आपके आम इंसान का स्ट्रक्चर मौजूद है, और ये जो जानवर है जो शहर में कोई इसको देख नहीं पा रहा, इसने कुछ ऐसे कत्ल कर दिए
जिससे ये फोर्सेस आपस में सारी लड़ पड़ी। और उसमें फिर एक जर्नी है जो कि शहर से शुरू होती है, और एक फ़र्ज़ी शहर एक बनाया था मुनीराबाद के नाम से, जो कि समझे एक तरह से लाड़काना का एक खाका है। तो वहाँ तक की जर्नी सेवन से होती हुई वो एक कहानी 50,000 वर्ड्स के अंदर तैयार की, जो कि फिर मैंने इवेंचुअली 2018 या 19 में अमेज़ॉन में सेल्फ पब्लिश कर दी। क्योंकि कराची जब मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पब्लिश करूँ, तो उधर पब्लिशर्स का जो एक क्राइटेरिया है क्या, इस पर तो मैं पूरा नहीं उतरूँगा, और ना ही मेरे पास पैसे हैं कि मतलब नॉर्मल ख़ुद पब्लिश करूँ। तो फिर मैंने इसको ऑनलाइन डाल दिया। कभी भूला भटका कोई देख के पढ़ ले तो पढ़ ले, वरना कम से कम कहानी तो पब्लिश हो गई, कभी प्रमोट करना तो करेंगे। तो वासियो, आप जब अपने फिक्शनल कहानियाँ लिखते हैं तो उसमें दो पहलू होते हैं, या तो आपकी कहानी होती है या फिर किरदार की जर्नी होती है, जिसे हम कैरेक्टर्स जर्नी कहते हैं। तो पहले आपके जहन में क्या आता है, कहानी आती है या आप एक तस्वीरी खाका बनाते हैं अपने कैरेक्टर का कि उसको फिर किसी प्लॉट में या स्टोरी में डालते हैं? मैंने इसको दोनों तरह से आजमा के देख लिया है। तो अच्छा, मेरे पास किरदार नहीं आता, मेरे पास मोमेंट आता है कि ये मोमेंट है इस वक्त, अगर इस मोमेंट में अगर कुछ होता तो क्या हो सकता था। तो अब या तो किरदार आता या उसका अंजाम आता या जर्नी आती, तो उसको फिर वहाँ से लेके आगे चलना, उसको एक्सपेंड करना, इस तरह से मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये भी जो मोमेंट था जो मैंने समझे ये कहानी जो लिखी, तो ये किरदार के बुनियाद पे नहीं था, बल्कि इस बुनियाद पे था कि अगर कोई जो वाक़यात हैं जो शहर में होते हैं, कत्लो गारत होती है, अक्सर औक़ात एक जुमला जो हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा बोला जाता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मरने वालों को नहीं पता कि क्यों मर रहा है, मारने वाले नहीं पता कि क्यों मार रहा हूँ। तो अगर इसका एक बैकग्राउंड देखा जाए तो एक हमारे इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है ना, द हिडन हैंड, इकोनॉमी में जो कंट्रोल करता है आपकी पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन को। तो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे देखा कि पीछे भी हो सकता है कोई हिडन हैंड हो। अब हिडन हैंड तो हम फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के अंदर बहुत सारा जा सकते हैं। मैं कहा लेट्स से इट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कोई वाकई में हिडन हैंड हो, लेकिन उस हैंड को भी नहीं पता कि वो ये हरकतें कर रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फैंटेसी के अंदर मैंने कहा कि हमने बहुत सारी फैंटेसीज पढ़ी हुई हैं, तो चलें लेट्स से एक मॉन्स्टर है, वो शहर में आ गया, लेकिन उसको देख नहीं पा रहा किसी वजह से, और उसने ये चीज़ें की। सो हाउ विल दैट वर्क आउट। वहाँ से भी कहानी बनना शुरू हुई, और सारे जो स्ट्रक्चर था शहर का वो बना। फिर पुलिस ऑफिसर, तो वो उसका एक खाका बनाया। फिर एक स्टूडेंट की लाइफ के आम बंदा कैसा होना चाहिए, उसका एक खाका बना, और फिर ख़ुद ही एक स्टोरी डेवलप होना शुरू हुई, जो फिर मैंने उसको इंडिया पाकिस्तान लेवल का भी इसको एक कॉम्बिनेशन दिया। यहाँ का कॉन्सेप्ट दिया कि कराची में क्या हो रहा है, इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है, और आपके नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तो उसके कुछ इस तरह फेजेस मिला के, और उस वक्त के कुछ वाक़यात जो भी हैं उनको भी उसमें इनकॉर्पोरेट करके एक ऐसी स्टोरी बनाए जो कि कराची वाला को भी पढ़ेगा ना, बोलेगा हाँ यार ये मेरी शायरी की कहानी लग रही है। तो आप बस ये बताएं कि आपने 2015 में जब अमेज़ॉन पे सेल्फ़ पब्लिश की, तो उस वक्त तो पाकिस्तान में जो सेल्फ़ पब्लिशिंग का जो हम कहना चाहिए कैनवस है वो काफ़ी लिमिटेड था। अब तो हमारे पास मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो क्या समझते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, वो जो ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ, क्या वो वही महदूद रहेगी? महदूद से मुराद कि वो नए आने वाले राइटर्स को इतना प्रमोट नहीं करते जितना कि सेल्फ पब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स करते हैं। तो आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की पब्लिशिंग इंडस्ट्री को इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स? अच्छा, मैंने जो नावल पब्लिश किया था 2018-19 में किया था, और इसलिए किया था क्योंकि 2017 में मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था रीडअप के नाम से। ठीक है। और मेरी उसमें कोशिश ये थी कि ई बुक मार्केट प्लेस यहाँ पे बनाऊँ। तो उस वक्त पब्लिशिंग हाउसेस को भी ऑन बोर्ड किया, ऑथर्स को भी ऑन बोर्ड किया, और फिर मैंने अमेज़ॉन के पे एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे अगर किताबें डालनी है तो किस तरह का एक्सपीरियंस होगा। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया भी मिल गया था, और पाकिस्तान को 1-2 ऑथर्स ऐसे हैं जिनकी किताबें वहाँ पे डाली भी हैं, तो उनसे भी उनको फाइनेंशियली बड़ी हेल्प मिली। तो इस तरह से सलाम दुआ बहुत सारे लोगों से हुई, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों से हुई। एक जो मुझे एक लर्निंग मिली थी वो ये मिली थी, और स्पेशली क्योंकि मैं खुद टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, यहाँ पे जो पब्लिशिंग जो है एक इस तरह जर्मनी में वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है। जैसे हमने उस बार सुना भी था पहले कि 2 मियाँ बीवी हैं, उनकी दोनों ऑथर्स हैं, और वो क्या करते हैं कि वो उन्होंने अपना स्केड्यूल बनाया हुआ है। एक साल में बीवी पब्लिश करेगी, अगले साल शौहर पब्लिश करेगा, दोनों साथ पब्लिश नहीं करते। क्यों? ताकि एक तो कंपटीशन ना बन जाए, और दूसरा अगर कोई इनके रीडर्स है ना, तो रीडर्स में भी ये ना पड़ जाए कि नहीं यार मैं इसकी किताब पढ़ूंगा, इसकी नहीं लूँगा। मतलब वहाँ का एक ऐसा सिस्टम है।
हमारा सिस्टम मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ जो किताबें ख़रीदी जाती हैं वो स्कूल की ज़्यादा ख़रीदी जाती हैं और नावल्स और ये सब चीज़ें उन पर फोकस कम है। पब्लिशिंग का भी जो ये हाल उस ज़माने में जब बहुत ज़्यादा हमारे पास बाइंग पावर थी तब था, अब बाइंग पावर बहुत कम हो चुकी है। तो मैं पब्लिशिंग को इम्प्रूव होते नहीं देख रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि जो हमने कोशिश 2017-18 में की एक बुक मार्केट प्लेस की, जो उसको कामयाब नहीं हो सकी फॉर वेरियस नंबर ऑफ़ रीजंस, वो अब फिर भी कामयाब हो सकती है अगर आप कोई अच्छी डील्स क्रैक करके और आप लोकल राइटर्स को एक प्रॉपर पब्लिशिंग एवेन्यू दे दें। जैसे मीडियम ऑनलाइन वेबसाइट है, वो ब्लॉग का एक रिप्लेसमेंट है, लेकिन उसके अंदर भी अगर आप राइटर हो तो आपके पास कमाने का ऑप्शन मौजूद हैं। वो अलग बात है पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, लेकिन अगर इसी तरह का कोई लोकल ऑप्शन निकल आए जहाँ पे आपके पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म हो, आपकी कहानी है, आपकी स्टोरीज वहाँ पे डालो और बेस्ड ऑन रीडिंग फिर आपको उसकी कंपनसेशन मिले, इसके अभी भी यहाँ पे अच्छा चांस मौजूद है। अगर ये कोई डील क्रैक कर ले तो आई थिंक पब्लिशिंग को उससे बड़ा सहारा मिल सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ ऐसी नहीं होती इस मार्केट के अंदर तो अभी जो स्ट्रगल्स हैं उसे वो बढ़ती ही जाएंगी और आपके जो ऑथर्स हैं वो यही ढूंढते रहेंगे किसी तरह से कोई बाहर की पब्लिकेशन ऑफ़र मिल जाए। अभी जो मैंने स्टडी नंबर्स देखे थे, बहुत सारे फैंटेसी मैगज़ीन्स हैं ऑनलाइन जो अच्छी पेमेंट्स करते हैं। उन सब की एक बहुत बड़ी शिकायत है वो ये कि जब से एआई आया है तो उसने इनके सिस्टम्स को बर्बाद करके रख दिया है। एक मशहूर मैगज़ीन है, उसने अपने नंबर्स भी शेयर किए। उसने कहा कि यार 2020-21 तक हमारे पास जो है 700-800 सबमिशंस आते थे, जिसमें से ये लोग पब्लिश करते थे मेरे ख्याल से 50 के करीब, और उनको अच्छी मुआवजा भी थी ना, पेमेंट मिलती थी। अब ये हालत है कि उनके पास हर साल 1000 के करीब सिर्फ एआई रिटन स्टोरीज़ आती हैं और ह्यूमन रिटन स्टोरीज़ अब से 5-10% रह गई हैं। तो वो उस पर हैं बहुत ज़्यादा परेशान और उन्होंने फिर सिस्टम उनको ख़रीद के लगाना पड़ा और ख़ुद उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट करनी पड़ी कि वो एआई स्टोरीज को डिटेक्ट करके पहले ही अलग कर दें। तो ये कह रहे हैं कि अब तो हमारे पास इंसानों की लिखी कहानियाँ ही नहीं आ रही, मतलब ये एक उनके लिए बड़ा मसला है। तो अभी भी अगर इस तरह के सिस्टम जहाँ पे चल रहे हैं तो अगर कोई लोग मेहनत कर रहा है अपनी कहानियाँ पे वो वहाँ पे सबमिट करके उसके पास चांस है कि वो फिर भी पब्लिश हो जाए। लेकिन एंड ऑफ द डे यही एक इशू आ रहा है कि एवेन्यूज़ कम होते जा रहे हैं, लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है और जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो अभी भी कमर्शियल माइंड सेट के साथ चलेगी। तो अगर आप अपनी किताब खुद पब्लिश करने के तैयार हो, पहले भी 1 लाख के अंदर आपकी मेरे ख्याल से 500 किताबें छप जाती थी, अब शायद 1 लाख में शायद 200 किताबें छपेंगी। अगर वो कर सकते हो अफोर्ड तो यही अभी एक रास्ता है, बाकी तो मैं ज़्यादा 5 साल में इतना ख़ास फोकस नहीं देखता। चौगासी, आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया है, हाउ एआई इज़ इम्पैक्टिंग आवर राइटिंग कैपेबिलिटीज़। जो मैंने नोट किया है कि एआई आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन जो इमोशन और फीलिंग्स है ना जो कि इंसान डालता है लिखते हुए, वो उसमें नहीं होती। वो बता देगा कि हाउ इज़ अ कैरेक्टर फीलिंग, लेकिन उसका लिखने का अंदाज़ जो एक इंसान जब लिखता है तो वो पढ़ने वाला समझ जाता है कि हाँ ये इंसान ने लिखा है, उसने किसी की जर्नी बताई है या उसने कोई खुशी का लम्हा बताया है। तो फ़र्ज़ करें अगर हम हैरी पॉटर की मिसाल लें तो उसमें जेके राउलिंग ने हरमोइने और आपका हैग्रिड और डम्बलडोर और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, इन सब के इमोशंस को उसने इसलिए इतनी खूबसूरती से बयान किया क्योंकि वो ख़ुद एक इंसान है। बिल्कुल, एक एआई जो है उसको नहीं कर सकता। तो आज तो एक ट्रेंड बन चुका है कि जो भी लिखवाना है, ठीक है आप लेटर या एप्लीकेशन वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर आपको एडिट करना होगा सो दैट इट बिकम्स कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। तो आप क्या कहते हैं कि एआई जो है वो कितना इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान की या दुनिया की पब्लिक इंडस्ट्री को, क्योंकि आज भी ऑथर्स अब चाहे उनके जर्नल्स हों या नावल्स हों वो उसकी मदद ले रहे हैं। तो री राइट तो करना बहुत ज़रूरी होगा ताकि उसमें इमोशनल एस्पेक्ट आए। क्या कहते हैं इस बारे में? 2-3 एक्सपेरिमेंट में करके देखा था। एक दफ़ा मैंने एक सीन डाला था चैट जीपीटी के अंदर कि इस सीन को जो है आप स्टोरी फॉर्म में क्रिएट करो। तो चीज़ आई थी वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि वाकई में चैट जीपीटी जो है कहानी नहीं लिख सकता, वो एक फॉर्मुलेशन आपको दे सकता है लेकिन एज अ ह्यूमन आप नहीं कर सकते। फिर लेकिन मैं दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ये किया था कि एक मैंने कहानी जो लिखी हुई थी जो एडिटेड नहीं है, मैंने उसके 2 पैराग्राफ उसको दिए कि यार इसको एज अ प्रोफेशनल एडिटर मुझे एडिट करके दो। तो उसने कुछ ऐसी चेंजेस कर दी जाके देख के लग रहा था कि यार लग रहा है किसी प्रोफेशनल एडिटर ने इसको पढ़ के चेंज किया है।
लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी लगा कि यार इसने जो है ना इस पैराग्राफ को जैसे कोई ईमेल लिखी हुई हो या कोई आर्टिकल लिखा हुआ हो, कुछ उस पर्सपेक्टिव से एडिट करके दिया है। तो ये उसमें मुझे एक झोल नज़र आया कि जो ना आप इस पर फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये कि अगर आप केयरफुल हो तो आप जहाँ पे एक ऑथर है, नया ऑथर ख़ास तौर पे, उसको पब्लिशिंग के बारे में नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या है कहानी लिखने के बाद। क्योंकि कई लोग कहते हैं, शायद आप भी इत्तेफाक करें, कि कहानी लिखना शायद सबसे आसान काम हो। कहानी लिखने के बाद जब उसकी एडिटिंग करनी होती है, उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, उसके बाद उसकी पब्लिशिंग होती है, पब्लिशिंग के बाद फिर उसकी किताब मतलब पेपर कौन सा यूज़ होगा, बुक साइज़ क्या होगा, नंबर ऑफ़ पेजेस क्या होंगे, किताब की कीमत क्या होगी, उसका डिज़ाइन क्या होगा, वो पब्लिश कहाँ कहाँ होगी, आपके जो प्राइसिंग है वो क्या रखनी है, जहाँ पे बिक्री होगी तो वहाँ पे आपका शेयर क्या है, वो 50% पे आपका शेयर है या 70-30 पर है, और किसी के हाथ में आएगा तो उसका फ़ीडबैक क्या होगा, वो फ़ीडबैक जो है आपके अपने पर्सनल ब्लॉग पे आ रहा है या सिर्फ ऑनलाइन आ रहा है। बहुत सारी कहानी है जो कहानी के बाद शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सब चीज़ें आम बंदे को नहीं पता, स्पेशली नए ऑथर को नहीं पता, तो वो तो ढूंढ फिर रहा होता है कि यार मेरे को कहानी पढ़ के यार इधर आप फीडबैक दे दे, और अगर कोई इम्प्रूव कर सकता कर ले। तो जो एक एडिटर या एज अ टेम्प्रेरी एडिटर कह सकते हैं कि अगर कि कोई रोल निभा सकता है तो वो एआई निभा सकता है एक हद तक। कि आप जो है अपनी कहानी जो रॉ फॉर्म में है, आप एटलीस्ट उसकी शक्ल थोड़ी बेहतर कर लो। शक्ल बेहतर हो सकती है, लेकिन उसमें इमोशंस तो फिर भी ऑथर को डालने होते हैं। और ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि कहानी एक ऑथर की कहानी लिखने के बाद शुरू होती है। क्योंकि सारे जो आपके हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो तो आप ऑथर के लिए कर रहे हो ना, या वेंडर से आपकी बात चल रही है, या किस जगह पे उसको आपने प्रमोट करना है, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन हमने पढ़ा है मार्केटिंग में। तो ये बताएं कि जब आपको ओ लेवल्स में, हम फिर आपकी उस ज़माने में चलते हैं कि ओ लेवल्स में जब आपसे कहा गया कि आपने इंग्लिश पे अपना फोकस करना है, तो कोई एक ऐसी बात जो किसी ने आपको बताई हो जिसकी वजह से यू इवेंचुअली बिकेम अ राइटर, कोई ऐसा एडवाइस जो किसी ने आपको दिया हो? एडवाइस ऐसा सच नहीं था, लेकिन एक मतलब एक ऑब्जर्वेशन थी। और वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि मतलब किसी ने मुझे पॉइंट आउट ये चीज़ की थी कि जब भी इंग्लिश में या उर्दू में, दोनों केस में ये था कि अगर कोई एग्ज़ाम टेस्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता था कि आइदर राइट एन आर्टिकल ऑन दिस, और एक प्रॉम्प्ट होता था इस पर आप स्टोरी लिख दो। तो मैं आर्टिकल के बजाय हमेशा स्टोरी लिखता था, और नॉनसेंस स्टोरी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसमें कुछ सबक मिले, लेकिन ये है कि वो प्रॉम्प्ट है, आपने उस प्रॉम्प्ट को लेके कहानी तख्लीक कर ली। अब वो शुरू में है या उस दौरान है, जो भी चीज़ है। तो ये किसी ने पॉइंट आउट किया था, क्या तुम उस पर फोकस नहीं करते, तुम कहानी लिखने तरफ चले जाते हो, वजह क्या है? मैंने कहा मैं तो कहानी इतनी पढ़ता हूँ, और वाकई में हमेशा से यही रहा है, क्लास में सबसे ज़्यादा कहानियाँ मैंने ही पढ़ी होती थी। बट फ़र्क नहीं पड़ता कि ओ लेवल्स की बात है, उससे पहले की बात है, या यूनिवर्सिटी की बात है, एज अ स्टोरी रीडर मैं अलग ही उसमें बैठा होता था। आज भी शायद अगर आप मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्तों से पूछें, तो अगर कहीं नहीं मिलूँ, किसी के साथ ना मिलूँ, तो कैफ़े के बाहर मैं नावल लेके पढ़ता नज़र आता था। तो इस तरह खैर मजाक पर तस्वीरें भी खींची गई थी कि ये देखो सब क्रिकेट खेल रहे हैं और ये यहाँ पे बैठ के कहानी पढ़ रहा है। इनफैक्ट एक पिकनिक पे भी हम लोग गए थे, तो सब वो फुटबॉल खेल रहे थे पानी में, और मैं जो हूँ यहाँ पे बैठा नावल पढ़ रहा था। तो उसमें मजाक इस तरह बनता भी था। यहाँ पे भी इसी तरह से एक पॉइंट निकल आया कि भाई आपने हमेशा कहानी लिखने को तरजीह दी टेस्ट के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है मार्क्स लूज़ करने का, और आपने वो नहीं किया, आर्टिकल नहीं लिखा। और अब तो अभी ये होता था कि अगर 15 बच्चे क्लास में हैं तो 3 ने शायद कहानी लिखी होगी, और अगर 3 ने कहानी लिखी है तो उनमें से एक मेरा नाम ज़रूर होगा। तो ये पॉइंट एक यहाँ से निकला, तो वहाँ से पता चला कि मेरा फोकस, या फोकस नहीं, अंदर से एक प्रेफरेंस कहानी लिखने की तरफ आती है। और वहाँ से जब समझें एक चीज़ आइडेंटिफाई हो गई, तो फिर मैं जब उस पर काम करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अभी मज़ीद वक्त लगेगा, क्योंकि उर्दू में कहानी लिखना एक अलग अंदाज़ है और इंग्लिश में लिखना एक अलग अंदाज़ है, बिल्कुल अलग डायमेंशंस हैं कम्प्लीटली। क्योंकि मसला ये होता है कि हम हमारी मादरी ज़बान चाहे उर्दू या कोई भी हो, तो हम सोचते उसी ज़बान में हैं, और जब लिखते हैं तो हम उसकी जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो बहुत ही अजीब होती है। फ़र्ज़ करें अगर हम कह रहे हैं कि पंखा चल रहा है, तो इंग्लिश में होगा द फ़ैन इज़ रनिंग या द फ़ैन इज़ वॉकिंग, लेकिन नॉर्मली हम उसे कहेंगे द फ़ैन इज़ स्विच्ड ऑन। तो स्टोरी टेलिंग की हम बात करते हैं, तो उस पर ये बताएं कि स्टोरी टेलर जो है वो तो बेसिकली कहानियाँ लिखता है ऑब्वियसली, लेकिन जो कहानी का जो एक बुनियाद है
वो क्या उसके ज़िंदगी से निकलती है कहानी या उन 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 पहलुओं से निकलती है जो उसके पास नहीं है। फॉर इंस्टेंस, एक शख्स है जो कि बहुत अमीर है, उसने सोचा कि अगर मैं मिडिल क्लास में होता तो मैं किस तरह की ज़िंदगी होती, या अगर कोई शख्स गरीब है और वो सोच रहा है कि जो अमीर लोग हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होगी। क्या इस तरह के पहलू होते हैं स्टोरी टेलिंग में जो आपने कभी एक्सपीरियंस किए हो, या आप वो कहानी लिखते हैं जो बस आपके दिल में आ गई कि मैंने इसके बारे में लिखना है? जो उर्दू में कहानियाँ पढ़ी थी ख़ासतौर पे, तो उसमें जो एक मैंने चीज़ नोट की थी, वर्ल्ड बिल्डिंग उसके अंदर ख़ास नहीं होती थी। हमेशा आपके एग्जिस्टिंग वर्ल्ड को या तो मॉडिफाई किया हुआ है, या आपके जो एक ज़िंदगी की जो ताल्लुकात हैं उस पर कोई कहानी हो। तो वो मैंने ज़्यादा नोट किया था इस चीज़ में। और यही फ़र्क जब मैं इंग्लिश में शिफ्ट हुआ था ना, तो मैंने एक डिफरेंस फील किया। डिफरेंस क्या था, इंग्लिश के अंदर आपको स्टीफन किंग की कहानियाँ हैं, वो आपको उस तरह से मिलेंगी जैसे उर्दू की कहानियाँ लिखी जाती हैं। वो क्या है, वो कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है और वो कहीं भी जा सकती है, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन हैरी पॉटर पढ़ने के बाद फिर मैंने 2-3 और कहानियाँ पढ़ी थी। मिसाल के तौर पर हैरी पॉटर के बाद मैंने पढ़ी सॉर्ड ऑफ ट्रूथ, मैंने पढ़ी व्हील ऑफ टाइम, मैंने जो है मेलेजेंट बुक ऑफ फॉलन, ये सारी सीरीज़ पढ़ी। ये पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि इंग्लिश के अंदर जो कहानी लिखी जाती हैं वो भी साइंटिफिक अंदाज से लिखी जाती हैं, जिसके अंदर आपने पहले पूरा वर्ल्ड तैयार करना है और फिर किरदार अपनी कहानियाँ करेंगे, चाहे आप एक्सरसाइज पहले कर लें या बाद में कर लें। और ये चीज़ फिर मैंने मज़ीद जो उसका रिफाइंड फॉर्म देखा वो मैंने ब्रैंडन सैंडरसन की किताबों में देखा। ब्रैंडन सैंडरसन का ये है कि अगर इसने किताब 2 साल में पब्लिश की है, 2 साल लगे इस किताब में, 1 साल 6 महीने या 1 साल 8 महीने सिर्फ पेपर पे वो वर्ल्ड बिल्डिंग में निकले हैं, और कहानी जो लिखी है वो सिर्फ 4 महीने में। क्यों? क्योंकि उसने एक, जैसे हम नहीं, एक जब किताब होती है, किताब के शुरू में आप अगर आप प्रीफेस देखें उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिखा है कि इंट्रोडक्शन है, ये सब चीज़ें हैं। इसने भी अपनी कहानियाँ इसी अंदाज से तैयार की हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर दिया, और एक एक पॉइंट जहाँ पे चेंजेस आ रही है, एक एक कैरेक्टर जहाँ जा रहा है, वो सब चीज़ें उसने वहाँ पे आइडेंटिफाई कर दी। जब सब हो गया उसको लगता है अब ये परफेक्ट है, अब सब लिखना है, तो वो फिर लिखने बैठता था और 4 महीने में उस टेबल ऑफ कंटेंट के बेस पे अपनी पूरी 1000 पेजेस की कहानी लिख देता था। वो लिखने के बाद दे दिया एडिटर्स को, एडिटर्स को पब्लिश कर दिया, 6 महीने बाद किताब पब्लिश हो गई। ये उसने साइंटिफिकली तैयार किया। लेकिन ये चीज़ मेरे उर्दू में कभी नज़र नहीं आई, और सीखा भी मैंने दोनों कॉम्बिनेशन ही है। मैंने जो नावल जो मैंने पब्लिश किया था उसको इनिशियली कैरेक्टर चलना शुरू हुआ, लेकिन फिर मैंने ब्रेक मारा। मैंने कहा यार ये मुझे कुछ समझ आ रहा है कि ये है तो कराची, लेकिन ये कराची थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको फिर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट तो खैर नहीं, लेकिन मैंने मेजर एरियाज मार्क कर दिए कि यार ये इवेंट्स हैं जो असली में हुए थे, और ये इवेंट्स में इस कहानी में भी होने हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद कौन सा किरदार कहाँ गया, कराची में क्या चीज़ हुई, वो आइडेंटिफाई कर दिया। उनका आपस में कोई ताल्लुक़ है तो वो मार्क कर दिया। और इस चीज़ में मुझे कम से कम 4-5 दिन लगे करने के बाद। अब मुझे लगा कि यार अब ये जो स्टोरी है ना, अब मैं अगर इस ब्लूप्रिंट को लेके चलूँ और एंड तक इसको ले जाऊँ तो कम से कम 50,000 अल्फाज तो हो ही जाएंगे। वो मैं लेके चलना शुरू हुआ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 28 नवंबर तक 50,000 अल्फाज हो चुके थे। तो फिर मैंने ब्रेक लिया। मैंने कहा यार ये चीज़ हो गई, मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, अब तो सांस लेता हूँ। और उसके बाद जब ख़त्म हो गया तो फिर मैंने कहानी को कंक्लूजन की तरफ लेके जाना शुरू किया। और वो चीज़ में फिर जो एक इंस्पिरेशंस भी होती हैं, तो एक इंस्पिरेशन होती है और ट्रांसफॉर्मर्स 2 जो फिल्म थी ना वो भी मौजूद थी कि उसमें आई थिंक वही था। लेकिन उसमें बेसिकली जो एंड की जंग थी तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर इंस्पिरेशन के तौर पे आया कि यार जिस तरह से वो लड़ाई थी ना, उसी तरह की मुझे कुछ लड़ाई इसके अंदर डालनी चाहिए। ठीक है, और वो फिर मैंने उसमें डाली थी। तो आपने जो साइंटिफिक मेथड कहा, मेरे ख्याल से उसको हम आम ज़बान में आउटलाइनिंग कह सकते हैं कि आपने हर चैप्टर की जो एक समरी बनती है जब हम किसी पब्लिशर को पेश करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो अगर आपके पास बन जाए ना तो समझें आपकी बात सही है, 70% ऑफ द वर्क इज़ डन। आपको बस उस समरी के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स का एक्शन, अपने एंटागनिस्ट, अपने प्रोटैगनिस्ट को। लेकिन एक जो आपने बात की जो कि हम चाहते हैं कि उस पर थोड़ा सा और कर सकते हैं डिस्कशन, कि जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो इतनी ज़रूरी है, बिकॉज द वर्ल्ड दैट यू बिल्ड बाय शोइंग द सेटिंग ऑफ अ नॉवल, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ कैरेक्टर। बिल्कुल। जैसे हम अगर किसी नॉवल किसी मूवी का नाम लें जो कास्ट अवे, जिसमें टॉम हैंक्स आया था, उसमें सिर्फ एक इंसान होता है, लेकिन वो जो जजीरा है वो इटसेल्फ बिकम्स
अ कैरेक्टर। ऐसा लगता है कि जैसे वो उसका दोस्त बन गया है, वहीं पे वो बैठा है। फिर उसमें आपको याद होगा फुटबॉल जो थी एक, जिसको उसने विल्सन का नाम दिया था, तो वो भी एक कैरेक्टर बन गया है। तो बेसिकली वर्ल्ड बिल्डिंग इज़ समथिंग विच इज़ एसेंशियल। लेकिन दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में शायद वर्ल्ड बिल्डिंग पे इतना जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे हमने सीखा भी ड्रामों से है ना, कि हम जो है वो कैरेक्टर ड्रिवन चीज़ें देखते हैं कि एक आदमी है, उसने ये किया, उस पर कहानी चल रही है। तो वर्ल्ड बिल्डिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस पर अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन या इंसाइट दे सकें। अच्छा, ईस्टर्न वर्ल्ड बिल्डिंग मैंने बहुत मुख्तलिफ देखी है और वेस्टर्न वर्ल्ड बिल्डिंग भी मुख्तलिफ देखी है। अच्छा, ईस्टर्न वर्ल्ड बिल्डिंग मैंने देखा है कि जो आप अपना जो एक सेटअप है उसके साथ हार्मनी में चल रहे हो, एक एंगल ये है। दूसरा एंगल है कि आप उस वर्ल्ड के अंदर आप केयरफुली चल रहे हो, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जो चीज़ है वो है। और वेस्टर्न वर्ल्ड बिल्डिंग मैंने इसको देखा है कि जहाँ पे आप बेसिकली जो भी फोर्सेस हैं आप उनके साथ या तो मुकाबले में हो या उसको एज डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो एज ए कॉलोनियल आई थिंक यहाँ पे माइंडसेट वहाँ पे भी आता है। यहाँ पे माइंडसेट एज ए कॉलोनियल कम या एज अ सेम स्पीशीज़ साथ रहने वाले को सिचुएशन है। तो अच्छा, ये चीज़ आपको पे उस पर भी नज़र आएंगी अगर आप जापानीज़ एनिमे देखें। तो ये कुछ इस तरह की कहानी आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। यहाँ पे डोमिनेटिंग इतना ज़्यादा नहीं है जितना आपको कोलैबोरेशन और ये सब कहानी नज़र आती हैं। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कार्टून्स देखें, एनिमेज देखें, स्टोरी टेलिंग देखें, उसमें ये चीज़ नज़र आएगी कि भाई मुकाबला किया और जीत गए, ठीक है। आप मतलब डोमिनेट करने फोकस ज़्यादा है। ज़्यादा चाइनीज़ एनिमे में मैं अब नोटिस करना स्टार्ट किया है कि वहाँ की कहानी में भी डोमिनेटिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा उसमें डाल दिए गए हैं। तो ईस्टर्न साइड पे मेरे ख्याल से चाइना शायद मुख्तलिफ है। बाकी हैं लोकल्स में मैंने बचपन में कुछ कहानियाँ देखी थी और उसमें, और जो मैंने ख़ुद भी लिखने की कोशिश की, तो ये एक फैक्टर आ रहा था कि आप जो अपने आसपास के फोर्सेस हैं आप उसमें केयरफुली अपने आप को लेकर एडजस्ट करते हो। जैसे बचपन में एक कहानी थी और ये मुझे वालदा ने पढ़ के सुनाई थी एक मैगज़ीन के अंदर से। कहानी बड़ी जो ना मुख्तलिफ़ किस्म की थी और मज़े की बात है इसमें आमिर हुसैन का बड़ा हाथ था इसमें। कहानी इस तरह से थी कि एक सी साइड का एक एरिया है जहाँ पे एक बंदा जाता है और उधर उसको एक बंदा मिलता है। उस वक्त उसको कहा गया था कि यार मगरिब के आसपास इस एरिया में मत जाना, और मगरिब के आसपास वहाँ पे कोई भी नहीं आता, लेकिन ये चला गया और यहाँ पे फिर इसको जो है एक बंदा मिलता है। वो कुछ अपने साथ जो ना कुछ बेच रहा था साइकिल पे अपने, तो उससे पूछता है कि यार यहाँ पे लोग नज़र नहीं आ रहे, क्या वजह है। उसके यार यहाँ पे बेसिकली एक चुड़ैल है जो यहाँ पे रहती है और उसको कोई इंसान पसंद नहीं जो कि इस टाइम पे आए। तो उसने कहा कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कह रहे कि यार मैं तो, मुझे कोई भी मिल जाए तो मैं तो चीज़ें बेचनी है तो मैं बेच लूँगा। तो उसने कहा कि फिर मुझे पहचान कैसे आया कि यार अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो उसे मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं। उसका बहुत आसान तरीका है भाई, वो जो सामने जो आपके होगा ना तो उसके चेहरे पे सिर्फ जो है मुंह नज़र आएगा, उसकी आँखें और नाक नज़र नहीं आएंगे। तो उसने कहा ये चुड़ैल की निशानी है। उसने कहा हाँ ये चुड़ैल की निशानी है। उसने कहा कि यार ये तो मतलब तुम ही एक इंसान हो, बाकी तो उसने कोई और नज़र नहीं आ रहा और ये तो बड़ी भयानक शक्ल होगी। हाँ शक्ल तो भयानक है। तो उसने कहा फिर मैं मतलब कैसे पता चलेगा, मतलब मैं अंदाज़ा तो हो रहा है लेकिन दिखती मतलब कैसी दिखती होगी। तो वो बंदा कहता है ऐसी। तो अपने मुंह पे हाथ रगड़ता है और उसकी आँख और नाक गायब हो जाता है, उससे मुँह रह जाता है और अंदर नुकीले दांत होते हैं। और वो बंदा देख के वहाँ से भागता है और इस तरह से इसके 2 दफ़ा और वाक़यात होते हैं और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ये कहानी बचपन में मैंने पढ़ी थी और मैंने फिर इसके ऊपर एक कहानी बनाई और कुछ इसी तरह की थी फैंटेसी के भाई जो दीपाल का यहाँ पे हमारा है शहर, तो वहाँ पे एक बंदा आता है और उसको सुना था कि भाई चुड़ैल यहाँ पे रहती है और विच हंटर है। तो यूरोप में उसने विच हंटिंग की हुई है, तो यहाँ पे अब वो विच हंटिंग के लिए आया है और दीपाल पे सुनाता है यहाँ पे है, तो उधर रवाना होता है, यहाँ पे इसका चुड़ैल से सामना होता है। तो ये मैंने कहानी बनाई और फिर मैंने आमिर हुसैन उस वक्त सलाम तो हो चुकी थी और मेरी कहानी में हेल्प कर चुके थे। तो एक नया आप किस्म का एक्सपेरिमेंट किया। मैंने उनको मैसेज किया कि आमिर भाई मुझे कहानी जहन में आ रही है। मैं क्या, मैंने कहा ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ आप इस पर आ जाएँ। तो मैंने उनको गूगल डॉक्स का लिंक दिया था और गूगल डॉक्स का लिंक उन्होंने अपने पास खोला और उस वक्त मैं कहानी लिख रहा था। तो मैं कहानी लिखता जा रहा था, उनके पास कहानी लिखी आती जा रही थी या वो देखते जा रहे थे। कहते कि यार ये मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी और ऑथर की जो ना जो भी कहानी दिमाग में चल रही है पहली ही मरतबा आपके सामने उसकी प्रोसेस चलता हुआ देख रहा हूँ।
तो उनके भी जहन में एक जो ना खुराफात आई, वो तुम लिखते जाओ मैं एडिट करता जाता हूँ। तो मैं लिखता जा रहा था, पीछे देखा तो वो एडिट भी होती जा रही थी, तो जो अल्फाज लिखे थे वो थोड़ा बदलते जा रहे थे। हम 2 घंटे लगे रहे, 2 घंटे में कहानी लिख ली, 2 घंटे के अंदर कहानी एडिट भी हो गई। तो आमिर भाई कहता है यार मज़ा आया जो भी था, लेकिन वो एक डिफरेंस एक फ़ील हुआ। तो वहाँ पे मैंने एहसास किया कि यार ये हमारी जो ये कहानी, उसके बाद फिर मैंने जो लेटेस्ट जो मैंने कहानी लिखी 2021 में, वो लिखी थी डू गॉड्स डाई, क्या खुदा मरते हैं। तो वो कहानी भी जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, और अभी जो आपने सवाल पूछा, जो हमारी स्टोरी टेलिंग है उसमें यही होता है कि हम आसपास जितने भी फैक्टर्स हैं ईस्टर्न लेवल पे, हम अपने नेचर को भी, चाहे उसके अंदर एग्जिस्टिंग फ्लोरा फौना हो या जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स होते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करके चलते हैं और उसके साथ कोलैबोरेशन में रहते हैं। हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते या हम उसको तबाह नहीं करते। और वेस्टर्न स्टोरी टेलिंग के अंदर जो चीज़ें, जो एक्सपेरिमेंट में देखे हैं कि वो डोमिनेशन और उस चीज़ के ऊपर हावी होना, उसके ऊपर हमेशा से ज़्यादा फोकस रहा है। और जो वर्ल्ड बिल्डिंग में आपको दिखाई है, अब चाहे ब्रैंडन सैंडरसन का जो अभी चल रहा है सीरीज़ जो चल रही है स्टॉर्मलाइट आर्काइव, तो उसमें भी आपको यही एलिमेंट्स मिलेंगे, किस तरह से उन्होंने जो नेचुरल फोर्सेस उनके अगेंस्ट थी उसको फेस करके उसको डोमिनेट किया। या अगर आप सॉर्ड ऑफ ट्रूथ पे जाएं तो उसमें भी जो पुराना एक सीरीज़ थी उसमें भी यही एंगल है, किस तरह से एडवर्सेरियल नेचुरल फिनोमेनास को फेस करके, जो खुद इंसानों के क्रिएटेड थे, फेस करके डोमिनेट करके उनसे जीत गए। तो डोमिनेट करके जीतना वेस्टर्न स्टोरी टेलिंग ज़्यादा है, हमारे यहाँ कोलैबोरेशन में रहना, हार्मनी में रहना, वो ज़्यादा फोकस करता है। चलिए वासिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट बिटवीन द लाइंस में आपने शिरकत की। जाते जाते 2 या 3 ऐसे नुकात या ऐसी एडवाइस जो आप एस्पायरिंग राइटर्स को देना चाहते हैं, या ऐसी एडवाइस जो कि हमारी यूथ के लिए फ़ायदेमंद हो, सो दैट दे बिकम रीडर्स, तो क्या होंगी वो? तो राइटर्स को मैं ये बोलूँगा भाई, लिखने से डरना मत। कोई किरदार जो करना है उसको करना दो, एडिटिंग बाद में आएगी, वो उसकी कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। ना फिक्र की ज़रूरत है कि कोई पढ़ेगा कि नहीं, आप खुद पढ़ लो, आपके लिए अभी शुरुआत ये भी बहुत है। और जो रीडर्स हैं वो यही है कि AI ड्रिवन कंटेंट आप बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन इंसान को लिखा जो कंटेंट है, ख़ास तौर पे जहाँ पे ज़िंदगी के जो ना लम्हात हैं, वो आपको AI नहीं दे सकता, वो आपको इंसान ही देंगे। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको गहराई मिल रही हो, वहाँ पे उसको ज़रूर पढ़ें। और जो राइटर्स को भी ये बोलूँगा कि अभी आप जो है, अगर आपको गहराई लिखने में नहीं आ रही, उसकी जो ना परवाह ना करें, अभी सब लिखें, गहराई खुद ब खुद भी मिल जाएगी। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया वासी साहब। तो ये थे वासिउ अली ख़ान अब्बासी साहब, जिन्होंने आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत बातें की हमारे पॉडकास्ट बिटवीन द लाइंस में। अगर आप एक पब्लिश राइटर, ऑथर या पोइट हैं, या आपका किसी भी तरह से पाकिस्तान की लिटरेचर या पब्लिशिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम भी आपसे लिखने और पढ़ने के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद उमर इफ्तिखार। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। लिखते रहें, पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।